तो एक ताज़ा रिपोर्ट आई है नाइट फ्रैंक इंडिया की तरफ से, और ये है इनका अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स, जो ये बताता है कि आप अपने घर के लिए जितनी ईएमआई पे करते हैं और जितना आप महीने में कमाते हैं उसके बीच का कोरिलेशन कैसा है, किस शहर में ये कहीं भारी है तो कहीं इतनी आसान कि आपको ईएमआई देते वक्त पता भी नहीं चलता। तो एक वानगी आपको दिखा देता हूं शुरू में और फिर इस पे चर्चा करेंगे। मसलन ये रिपोर्ट मुंबई की जब बात करती है तो देखिए, मुंबई में आप जो इमारतों का एक पूरा झुंड देख रहे हैं 2010 से लेकर H1 2025 यानी कि 2025 के पहले 6 महीने, देखिए ये फिगर्स ये बता रहे हैं कि आपकी तनख्वाह का कितना हिस्सा आप ईएमआई के तौर पर देते हैं। मसलन 2010 में अगर आप 100 रुपए कमा रहे थे तो ऑलमोस्ट उतना ही पैसा आपकी ईएमआई में चला जाता था, घरों की कीमतें इतनी थी, आपकी तनख्वाह उतनी थी। अब जब आप अक्रॉस द ईयर 2019, 20, 21, 22, 23 देखिए धीरे धीरे घटते घटते नीचे आया है, और अगर इस साल की बात करें तो अभी वो 48% है। मतलब अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 48 रुपए आपके ईएमआई में जा रहे हैं। तो ये तो बात हुई मुंबई की, जो देश का सबसे महंगा रियल एस्टेट मार्केट है। उसके कंपैरिजन में एनसीआर को देख लीजिए, वहां पर अगर हम इस साल के शुरू के 6 महीने की बात कहें तो आपके 100 में से 28 रुपए जो जा रहे हैं वो ईएमआई के तौर पे। तो ये बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। जैसे जैसे आप, मतलब ड्रास्टिक चेंज इन द सेंस कि मुंबई में आप ऑलमोस्ट आधी तनख्वाह दे देते हैं ईएमआई में, यहाँ चलिए कम से कम 1/3 पे तो आए आप। दूसरे शहरों में जैसे जैसे जाते जाएंगे तो ये और भी कम होता जाएगा। तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि किस शहर में घर आपके लिए कितना अफोर्डेबल है। हैदराबाद 30% के आसपास, 1/3, जबकि हम मानते थे कि वहां प्रॉपर्टी सस्ती है, लेकिन सबसे सस्ता शहर इसमें निकला है वो है गुजरात का अहमदाबाद, जहां आई थिंक 18% का एक फिगर है, और वो ये बताता है कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 1/5 अगर आप दे भी देते हैं अपनी ईएमआई में, 1/5 ऑफ योर टोटल इनकम, तो शायद आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, आप अपने बाकी के खर्चे आसानी से कर पाएंगे। मतलब घर भी आपका होगा और आपकी जेब में पैसे भी होंगे। ये रहा आपके सामने फिगर। तो ये अलग अलग शहर की अलग अलग कहानी, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और एक ऐसे वक्त पे जबकि अब होम लोन की दरें लगातार नीचे आई हैं आरबीआई के रेट कट के बाद, इस बात के मायने थोड़े और बढ़ जाते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया कि आज की कहानी क्या है। अब इस कहानी में कुछ किरदार हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं गुलाम जिया साहब। सर बहुत बहुत स्वागत। सीनियर ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया, यानी ये रिपोर्ट आपकी तरफ से ही आ रही है तो आपसे बात होगी। और साथ ही है पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फॉर अस, जो कि इसी तरह के बहुत सारे डेटा को अक्सर देखते हैं, क्यूरेट करते हैं, और उनसे भी हम यही सारी बातचीत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं गुलाम साहब, मुंबई से ही शुरू करते हैं, क्योंकि यही इस पूरे आपकी रिपोर्ट में सबसे, जिसे आप उर्दू में अलग बोलते हैं शायद, अगर मैं करेक्ट हूं, सबसे अलग है। तो वो मैं ग्राफिक एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 2010 से कहानी शुरू होती है। रिपोर्ट आपकी कहती है उस समय ईएमआई का 93%, मैं उसको राउंड ऑफ कर देता हूं, मतलब अगर आप 100 रुपए कमा रहे थे तो ऑलमोस्ट 100 रुपए, क्योंकि 7 रुपए में तो इंसान क्या खाएगा और बाकी का क्या करेगा जो बच रहे थे, लगभग उतना का उतना ही पैसा आप दे देते थे। और 2025 आते आते वो आ गया है 48 रुपए पे। फिर भी ठीक है, चलिए 100 से 48 तो हुआ, लेकिन ये क्या, तो क्या मैं मानूं 2010 में प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा महंगी थी? बिल्कुल सही कहा आपने विपिन जी। शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस रिपोर्ट को अपने सारे सामीन, आपके ऑडियंस तक लाने के लिए बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल, और चूंकि हम शायद इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, पिछले तकरीबन 30-32 साल का जो मेरा करियर है इस मुंबई नगरी में हमने बिताया है, और इससे जुड़ी हुई जो जिस चीज़ का आपने जिक्र किया कि क्या मकान इतने मुश्किल थे ख़रीदना, बिल्कुल वही हालात थे। दोनों बातें थीं। एक तरफ तो ये कि सैलरी, जो तनख्वाहें हम पाते थे वो इतनी मामूली हुआ करती थीं कि उनके सामने मकान ख़रीदने के लिए जो निवेश की, जो पूंजी लगाने की ज़रूरत थी वो बहुत ज़्यादा थी। और इस दौरान अगर हम जैसा कह रहे हैं कि तकरीबन 95 रुपये, 100 में से अगर 100 रुपये की आमदनी है, 95 रुपये अंदाज़न आपके मकान ख़रीदने पर निकल जाते थे। और ये हकीकत थी उन दिनों, क्योंकि होम लोन मुझे याद है मेरी ज़िंदगी का पहला होम लोन मैंने 14% के हिसाब से लिया था। ओह, मतलब पर्सनल लोन से भी शायद महंगा। बिल्कुल। पर्सनल लोन उन दिनों और ज़्यादा महंगे हुआ करते थे, लेकिन उस 14% से गिरकर आज हम शायद 7-7.5% तक आ गए हैं। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ जहाँ मकानों की कीमतें कम और बढ़ती रहती हैं, दूसरी तरफ हमारी वेल्थ क्रिएशन, हमारा बटवा, हमारा वॉलेट कितना बड़ा होता चला जा रहा है,
और तीसरी ओर होम लोन की दरें। ये चंद चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं ये समझने के लिए कि आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, आप किस हद तक मकान ख़रीदने के लिए अपनी जेब हल्की कर सकते हो। तो ये चीज़ है जो अफोर्डेबिलिटी आंक रही है कि अगर किसी ज़माने में अगर 93 रुपये 100 में से आप दिया करते थे, आज वो 48 पर आ गया है। और जैसा मैंने बताया ये सारे कारण हैं। एक तरफ तो मुंबई नगरी मुल्क के सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर मानी जाती है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है सैलरीज या वेल्थ क्रिएशन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा जो वेल्थ जनरेटर है, इक्विटी मार्केट, वो यहाँ है। तो ये सारी चीज़ें पिछले 25-30 सालों में मुंबई में लोगों के जेबों को भरने का श्रेय इन सब चीज़ों पर जा रहा है। तो एक तरफ तो वेल्थ क्रिएशन हुई है और दूसरी तरफ होम लोन की दरें हुई हैं जो इस कदर गिरी हैं कि आज मकान ख़रीदना आसान हो गया है। तो ओवरऑल मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल हकीकत है कि वो जो दिन थे जब मकान ख़रीदना सिर्फ ख्वाबों की बात थी, आज वो दिन है जब वो हकीकत बनते नज़र आ रहे हैं।